भवानी की जय। तीसरे अध्याय में हम मध्यलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। हमने जाना कि इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसमें सबसे पहला जो द्वीप है उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 6 हिमवन आदि पर्वत हैं, जिस कारण से भरत आदि 7 क्षेत्र हो जाया करते हैं। अंतिम सूत्र में आचार्य ने कहा था जो हिमवन पर्वत है उसके ऊपर तालाब है, जिसके नाम बताए थे पद्म, महापद्म आदि। जो पद्म तालाब था उसके आगे जब सूत्र बताया था उन्होंने कहा था जो पद्म तालाब है उसकी लंबाई 1000 योजन है और जो चौड़ाई थी वह उससे आधी अर्थात 500 योजन का जो चौड़ा वह तालाब था। अब आगे उस तालाब की गहराई बता रहे आचार्य। तो देखिए उस तालाब की क्या गहराई है। सूत्र क्रमांक 16, 10 योजनावगाह। ना पढ़िए 10 योजनावगाह। इसका जब संयुच्छेद करेंगे तो योजन अवगाह बनेगा। अवगाह अर्थात गहराई है। 10 योजन अर्थात 10 योजन की, अर्थात उस पद्म तालाब की 10 योजन की गहराई है। देखिए वह जो तालाब है वह 10 योजन गहरा है। कौन सा तालाब? पहले पर्वत का जो पहला तालाब है पद्म तालाब, उस पद्म तालाब की जो गहराई है वह 10 योजन की है। अर्थात ये मान के चलो उस हिमवन पर्वत पर ये तालाब बना हुआ है पद्म नाम का। तो अंतिम सूत्र में कहा था कि वह तालाब 1000 योजन लंबा है और उससे आधा चौड़ा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। शिष्य ने प्रश्न किया गहरा कितना है? तो आचार्य कह रहे हैं 10 योजन वह गहरा है। अर्थात वह जो तालाब है वह तालाब की जो गहराई है वह 10 योजन की है। इस प्रकार से उस पद्म तालाब की विशेषताएं बता दी। और उस तालाब में क्या है? तो आगे सूत्र कह रहे हैं, सूत्र क्रमांक 17, तन मध्य योजन पुष्करम। तन मध्य योजन पुष्करम। तन से संधि विच्छेद होगा तो तत् हो जाएगा। तत् अर्थात उसके, किसके? उस तालाब के, मध्य अर्थात मध्य में, उस तालाब के मध्य में पुष्करम अर्थात पुष्कर है। पुष्कर अर्थात पुष्प है, फूल है, कमल है। और कह दिया योजन, योजन का अर्थात जो तालाब है उस तालाब के जस्ट बीच में 1 योजन का क्या है? कमल है। पुष्कर अर्थात कमल है। देखिए सूत्र का अर्थ, उस पद्म सरोवर के तालाब के बीच में 1 योजन लंबा और चौड़ा कमल है। योजन से लंबाई चौड़ाई दोनों ले लेना है। तो जो तालाब है पद्म नाम का, उस तालाब के जस्ट बीच में 1 योजन का लंबा चौड़ा कमल है। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान पे जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में हिमवन पर्वत है, हिमवन, और इस हिमवन पर्वत पर ये पद्म नाम का तालाब है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस पद्म नाम के तालाब में 1 योजन लंबा और चौड़ा पुष्कर, पुष्कर अर्थात कमल है। यह यहाँ पर इस तालाब के ऊपर कमल है। ये हमने यहाँ पर तालाब बना दिया छोटा सा, तो इसके ऊपर क्या है? कमल है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो जाता है कि इस पद्म तालाब के ऊपर 1 योजन का लंबा और चौड़ा एक कमल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन की है। इस प्रकार से यहाँ पर पद्म सरोवर जो था उसकी यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। अब उसके आगे के जो यहाँ पर तालाब और पुष्प हैं और जो यहाँ पर सभी में आएंगे, तो इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो आगे इस बात के लिए आचार्य दूसरा सूत्र कह रहा है। आगे देखिए, द्वितीय आदि तालाब और कमलों का विस्तार है, था जो ऊपर के जो तालाब और कमल हैं उनकी विस्तार कितना है, उनकी लंबाई कितनी है, तो उसके बारे में आचार्य श्री आगे सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 18, तद द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। पुनः पढ़िए, तद द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। तद अर्थात वह, अर्थात उससे, किससे? इस पद्म तालाब से। द्विगुण अर्थात दुगने, द्विगुण अर्थात दुगने दुगने, इस पद्म सरोवर से दुगने दुगने और उस पुष्प से दुगने दुगने। हृदय अर्थात आगे के जो तालाब हैं, आगे के सभी तालाब दुगने दुगने हैं और पुष्कराणि और पुष्प भी दुगने दुगने होते हैं। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं वो कि आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब और कमल से दूने दूने हैं। जिस तरह विस्तार इस पद्म तालाब का है और इस पे अवस्थित कमल का है, उससे दूना विस्तार इसके ऊपर वाले पर्वत पर जो स्थित तालाब है और वो कमल है उसका विस्तार। और इसी के समान हम इस साइड भी कर देंगे, दोनों दिशा में ऐसे पहाड़ में स्थित जो कमल है और उसमें जो तालाब है उनकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी यहाँ पर।
प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जो आगे के तालाब हैं और उन तालाबों में स्थित जो कमल हैं उनकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे आचार्य ने बता दी कि यदि पहलेगा उसकी लंबाई यदि की योजन है तो उसका जो दूसरा तालाब रहेगा उसकी 2 योजन रहेगी, फिर उससे दुगना 4 योजन, और ऐसे दक्षिण के बाद जो उत्तर रहेगा उसमें भी ऐसी वर्णन हो जाएगा, तो 4 से यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, उससे आधा यहाँ पर और उससे आधा यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर उन पर्वतों में जो तालाब है उन तालाबों की और उन तालाबों में स्थित जो कमल है उन कमलों की विशेषता और उसकी लंबाई चौड़ाई को आचार्य ने यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बता दिया कि आगे के जो तालाब है और कमल हैं वह क्रम से प्रथम तालाब से दुगने दुगने हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों की व्याख्या हो गई। समझने योग्य बात इतनी है कि जो तालाब के ऊपर कमल है वह वनस्पति काय का नहीं है बल्कि पृथ्वी काय का है, अर्थात उसमें से जीव निकल चुका है, मात्र वह पृथ्वी है। इस प्रकार से यहाँ पे समझना चाहिए। अब आगे देखिए, उन तालाबों में जो कमल है उन कमलों में कौन रहता है, तो कमलों के लिए विशेषता बता रहे हैं। कमलों में निवास करने वाली देवियां, उन देवियों के नाम बता रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 19, तन्निवासिन्यो देव्या श्री धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिशतकः। पुनः से एक और पढ़ लेते हैं। तन्निवासिन्यो देव्या श्री धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिशतकः। सुंदीच्छेद तत् निवासिन्या, और आगे यो का विसर्ग हो जाएगा तो निवासिन्या हो जाएगा, और आगे पल्य उपम स्थितिया तो पल्य उपम स्थितया। इस प्रकार से संधि विच्छेद है। अब आइए हम उन तालाबों में कौन रहता है उसकी विशेषता देखते हैं। तन निवासिन्यो, तन अर्थात उसमें, निवासिन्यो अर्थात निवास करने वाली, किसमें, उन तालाबों के ऊपर जो कमल है उन कमलों में निवास करने वाली दिव्य अर्थात देवियां हैं। उन तालाबों के ऊपर देवी निवास करती हैं। उनके नाम क्या हैं, तो श्री धिति कीर्ति बुद्धि और आगे लक्ष्मियां। इस प्रकार से उन 6 कमलों पे 6 देवियां रहती हैं जिनके नाम यहाँ पे ये हैं। और उनकी आयु कितनी है, पल्योपम स्थितयः, अर्थात उनकी आयु 1 पल्ल की होती है। और किसके साथ रहती हैं, अर्थात सहित हैं सामानिक और पारिषद, अर्थात सामानिक देवों के साथ और पारिषद देवों के साथ। अर्थात क्या कह रहे हैं, सूत्रार्थ में देखते हैं, 1 पल्ल की आयु वाली जो देवियां हैं उनकी आयु है 1 पल्ल, और सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ श्री आदि देवियां क्रम से उन तालाबों के कमलों पर निवास करती हैं। क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे तालाब बता रहे हैं उनके ऊपर जो कमल है उन सभी कमलों में क्रम से श्री नाम की देवी, दूसरे में री नाम की देवी, तीसरे में जति नाम की देवी, चौथे में कीर्ति नाम की देवी, 5वें में बुद्धि नाम की देवी और 6वें में लक्ष्मी नाम की देवियां निवास करती हैं। किसमें, उन तालाबों के जो कमल है उन कमलों के ऊपर। और आगे कह दिया इनकी जो आयु होती है वो पल्लुमस्थितया 1 पल्ल की होती है, अर्थात जो देवियां हैं इनकी आयु 1 पल्ल की है। और ये देवियां सामानिक और पारिषद नाम के देवों के साथ रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे विशेषता बता दी। और इसमें जानने योग्य बात इतनी है कि जो सामानिक देव इनके साथ रहते हैं वह गुरु और पिता के तुल्य रहते हैं, और जो पारिषद देव हैं वह मित्रवत और सभासद रहते हैं। ये जो देवियां हैं ब्रह्मचारिणी होती हैं। तीर्थंकर भगवान की जो माता रहती है, माता की सेवा के लिए जो देवियां आती हैं उन देवियों में 6 देवियां यही हैं, अर्थात 6 कुमारियां यही होती हैं। इस प्रकार से इनकी विशेषता है, और ब्रह्मचारी तो है ही है। इस प्रकार से यहाँ पर क्रम से हमें लगाना है। श्री देवी पहले तालाब के कमल पर रहेंगी, दूसरे में श्रीदी भी रहेंगी, तीसरे में धिति, चौथे में कीर्ति। इस प्रकार से यहाँ पर उन तालाबों में स्थित जो कमल हैं उन कमलों की विशेषता आचार्य ने यहाँ पर बता दी है कि उनके ऊपर भी आदि नाम की देवियां रहती हैं। और तालाबों के ऊपर जो कमल है उस कमलों में ये महल जो बने हैं उनमें रहती हैं। इसके साथ साथ ये बता रहे हैं ये अखंड ब्रह्मचारिणी होती हैं। और जो पहले की 3 देवी हैं श्री री धिति, ये स्वधर्म इंद्र की अनुचारी होती हैं। और जो 3 शेष देवियां बची वह एहसान इंद्र की अनुचारी होती है। अनुचारी होती है, नौकरानी बननी होती है, अनुचारी अर्थात अनुसरण करने वाली। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन पूरा कर दिया। उनकी जो स्थिति है, आयु है, वह 1 पल्ल की होती है। 1 पल्ल का हमने बताया ही कि असंख्यात वर्ष का 1 पल्ल हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पे कमलों पे स्थित जो देवियां रहती हैं उनका वर्णन यहाँ पे कर दिया। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं कि मध्यलोक का जो विस्तार है वह असंख्यात द्वीप समुद्र के अनुसार है।
मध्यलोक में जो पहला द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। इस प्रकार से जम्बू द्वीप एक गोल थाली की आकृति का। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निसन, नील, रुक्मी, शिखिण और इस प्रकार से 6 पर्वत हुआ करते हैं। 6 पर्वत होने के कारण इसके 7 क्षेत्र हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे बता रहा है जो पहला पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर पद्म नाम का तालाब है, दूसरे पर्वत के ऊपर महापद्म नाम का तालाब है, तिगिंच तालाब है, केसरी कुंडी, इस प्रकार से तालाब हुआ करते हैं। 6 पर्वतों पर एक एक तालाब है। ठीक है, तो पहला जो पद्म तालाब है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो आचार्य ने कह दिया था योजन का यह तालाब है, उससे आदि 500 योजन का यह चौड़ा है। और इसकी गहराई क्या है, यहाँ पे उन्होंने बता दी 10 योजन की है। योजन क्या होता है, तो योजन अर्थात 2000 कोस का यहाँ पर एक महायोजन लेना है। ये सब जो वर्णन है ये महायोजन के अनुसार चलता है, तो 2000 कोस का एक महायोजन है। इस प्रकार से यह पद्म तालाब है और इसके ऊपर जो पुष्प है उसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बता दी कि वह 1 योजन का लंबा और चौड़ा है। अब आगे सूत्र में कह दिया कि इससे दुगनी यहाँ पर हमें सबके लगानी है, जितना इसका लंबाई चौड़ाई है इस पद्म नाम के तालाब की और इसके कमल की, इससे दुगनी इसकी है और इससे दुगनी इसकी है। प्रकार तो दक्षिण का क्षेत्र हो गया, दक्षिण का विस्तार हो गया। ऐसे हम उत्तर में लगाना है तो उत्तर में ऐसे दुगनी दुगनी हमें बन जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य ने मध्यलोक का वर्णन बहुत ही अच्छे से उतर के पूरे यहाँ पर कर दिया है। बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। यदि आप भी समझना चाहते हैं तो आप पहले क्या करें, कॉपी लें और उसमें चित्र बना, जैसा यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको वैसे ही लिखते जाएं। वैसे यदि आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और हाँ स्टार्टिंग से लेके यदि आप पढ़ते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस तीसरे अध्याय को पहले ही सूत्र से पढ़ें, वहां से आप पढ़ेंगे तो पूरे आप जैन दर्शन के अनुसार इस संसार का कैसा वर्णन है, कैसे द्वीप समुद्र, कैसे हम कहाँ पर रहते हैं, इसका वर्णन आप समझ जाएंगे। ठीक है, अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। आप निरंतर ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी जैन धर्म के महान रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सके। अतः अभी के लिए विराम। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आगे की क्लास में हम 7वीं क्लास पढ़ेंगे क्योंकि हमारी 6वीं क्लास थी। आगे की क्लास में हम और भी वर्णन देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए विराम। जय जिनेंद्र।